Bismillahirrahmanirrahim. Today we will continue economics and healthcare management chapters, major stakeholder in healthcare providing system. हमने स्टेक होल्डर के बारे में पढ़ा, हमने हेल्थ केयर सिस्टम्स के बारे में भी डिटेल से डिस्कस किया। हेल्थ केयर स्टेक होल्डर के बारे में मैंने आपको बताया, कोई भी शख्स हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम हो सकता है जिसका ग्रेट कंसर्न या इंटरेस्ट हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल सक्सेस के हवाले से। फिर हमने इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन भी देखी कि स्टेक होल्डर जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन से इफेक्टेड होता है या उससे ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन इफेक्ट होता है, उसको हम स्टेक होल्डर कहते हैं। फिर हमने देखा कि ये जो हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग सिस्टम्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, आपके हॉस्पिटल्स उसके अंदर शामिल हैं, आपके नर्सिंग होम उसके अंदर शामिल हैं, आपके जितने भी हेल्थ केयर फैसिलिटेशंस के हवाले से जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो तमाम के तमाम उसके अंदर शामिल हैं। फिर हमने देखा कि ये स्टेक होल्डर्स के टाइप्स में कि ये इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं और इंटरफेस भी होते हैं। ठीक है, फिर हमने इनकी तमाम चीज़ों को हमने स्टेप बाय स्टेप आगे देखा। आज हमने देखना है, हमने स्टार्ट करना है कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर एंड गवर्निंग बॉडीज़ के हवाले से। हॉस्पिटल का जो निज़ाम होता है, ये हेल्थ केयर सिस्टम का निज़ाम होता है, उसको गवर्निंग बॉडीज़ जो होती है, गवर्निंग बोर्ड जिसे कहते हैं, वो चलाता है। जिसके अंदर कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ नर्सिंग ऑफिसर एंड गवर्निंग बोर्ड्स ऑफ हॉस्पिटल्स। इनका स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है हेल्थ केयर डिलीवरी में। ठीक है, अपने इंस्टीट्यूशन के हवाले से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। वो डिसीजन मेकर भी होते हैं, लीडर्स भी होते हैं, मैनेजर भी होते हैं, एग्जीक्यूटर भी होते हैं और कम्युनिकेटर भी होते हैं। मतलब दे पीपल इन्फ्लुएंस इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन देयर इंस्टीट्यूशंस। डायग्नोसिस ऑफ स्टेक होल्डर्स से क्या मुराद है? स्टेक होल्डर पोटेंशियल फॉर थ्रेट, स्टेक होल्डर पोटेंशियल फॉर कोऑपरेशन। जी गिलानी, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि उनके स्टेक होल्डर और हॉस्पिटल्स, इन दोनों का बहुत ज़्यादा एक रिलेशनशिप होता है। तो जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट एनी रिलेशनशिप, तो वहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स इन्वॉल्व। वन इज थ्रेटिंग बिहेवियर, सेकेंड इज कोऑपरेटिव बिहेवियर। ठीक है, स्टेक होल्डर से आपको एक थ्रेट भी मिल सकती है अगर वो उसके इंटरेस्ट के मुताबिक चीज़ें नहीं चल रही, और उसका कोऑपरेशन भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ ले जाने के हवाले से। अब यहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं कि उसका पोटेंशियल ऑफ थ्रेट क्या हो सकता है और पोटेंशियल ऑफ कोऑपरेशन क्या हो सकता है। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स नीड टू एंटिसिपेट एंड इवैल्यूएट सिस्टमैटिकली द एक्चुअल और पोटेंशियल थ्रेट्स इन इट्स रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स। These threats may focus on obtaining inducements from the organization that may or may not be provided. Stakeholder power and its relevance for any particular cause confronting the organization manager determine the stakeholder potential for threat. जी सुमेरा, क्या समझ आया? अभी मैंने आपको इस पिछली स्लाइड्स में भी बताया कि अगर आप किसी भी हेल्थ केयर में एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं तो स्टेक होल्डर का इन्फ्लुएंस में के दोनों पहलू को आपको सामने रखना पड़ेगा। ठीक है ना, जो स्टेक होल्डर होता है क्योंकि उसका ग्रेट कंसर्न होता है कि उसका जो इंटरेस्ट है वो सेव रहे और वो मैक्सिमम जो है उसको फैसिलिटेशंस मिलती रहे, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस भी मिलती रहे, या इन टर्म्स ऑफ जो भी उसको एक सोशल सेटिस्फेक्शन अगर उसको चाहिए तो वो उससे कंसर्निंग होता है।
तो मैनेजर अगर इसको प्रॉपर डायग्नोज नहीं करेगा और फिर क्या होगा कि वो उसकी जो उसको इंड्यूसमेंट नहीं मिलेगी स्टेक होल्डर को, और क्योंकि उसकी पावर है, अगर उसने आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, अगर उसने आपको कोई किसी और टर्म्स में आपको सपोर्ट कर रहा है, तो वो अपने उस थ्रेट की वजह से आपको जो है वो परेशान कर सकता है, आपकी डिसीजन मेकिंग में इफेक्ट डाल सकता है। तो अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, मिक्स रिलेशनशिप, जिसमें आपको उसकी अगर थ्रेट और कॉपरेशन मिल रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि उसकी कॉपरेशन आपके पास ज़्यादा हो, तो फिर आप क्या करते हैं कि वो आप इसकी थ्रेट को सामने रखते हुए चीज़ों को साथ लेकर चल रहे होते हैं। स्टेक होल्डर जो पावर होती है ना उसकी, वो क्या होती है कि अगर वो उससे आपसे मुतमईन नहीं होगा ना, तो आप समझेंगे सपोज टू बी इन्वेस्टर। जैसे किसी बिजनेस के अंदर किसी ने इन्वेस्ट किया, अगर उसको लगा कि उसको कोई वो फाइनेंशियल बेनिफिट आपसे नहीं मिल रहा, या जिस वजह से उसने इन्वेस्टमेंट की वो आप ऑब्जेक्टिव्स लेकर नहीं चल रहे, तो वो फिर बैकफुट पे चला जाता है, जिसका नतीजा ये क्या निकलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी सूरत में जो है वो लॉस हो सकता है, या उसकी जो फाइनेंशियली पोजीशन है वो उस पर इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो उसको ये थ्रेट होती इस वजह से है कि वो उसको अपने जो भी मुफादात हैं उसको वो पूरे वो करवाना चाहता है आपसे, वो इसलिए आपके साथ आया है कि इदारा भी तरक्की करे और उसको भी जो रिजर्वेशंस हैं वो ना बढ़ें, बल्कि वो जो भी ऑब्जेक्टिव्स उसके हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस हैं, या कोई वो सोशल आइडेंटिटी के लिए या किसी भी सेटिस्फेक्शन के लिए आपके साथ चल रहा है, वो उसको पूरी मिलती रहे। जी, हाँ देखो ना, आप इसको क्या कहते हैं, निदा को कहते हैं जी, कि अगर आपने मुझे ये जो आपने मेरे साथ तय किया था इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस बेनिफिट मुझे नहीं देंगी, तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स निकाल लूँगी, या मैं अपना जो मेरी सपोर्ट है, जो मैं कंसल्टेंसी या टाइम दे रही हूँ, मैं वो टाइम नहीं दूंगी। तो ये थ्रेट है ना। फिर निदा कहे नहीं जी, अगर ये सुमेरा ने इन्वेस्टमेंट निकाल ली तो मैं बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो फिर फौरी तौर पर कोशिश करती है कि वो उसको कवर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक थ्रेट तो रहता है ना। जी बिल्कुल। भाई कंपनी, देखो ना, आप कंपनी जो है, कंपनी की अपनी पॉलिसीज भी हैं, लेकिन स्टेक होल्डर भी तो कंपनी का हिस्सा बन चुका है ना, उसको भी तो एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया, वो भी किसी न किसी तरीके से उसका हिस्सा है। तो वो अगर कंपनी के 4 पिलर्स हैं, एक पिलर स्टेक होल्डर का भी है, तो अगर वो पीछे जाएगा तो कंपनी को जाहिर बात है उसका एक चैलेंजिंग पोजीशन तो बन जाएगी ना, जिसको वो कन्फ्रंटिंग कहते हैं। वो एक चैलेंज थ्रेट के जरिए अपनी एक चैलेंज आपको दे सकता है किसी भी वक्त। अब बताओ कॉपरेशन का बताओ। अब इसके अपोजिट क्या है कि जब हम देख रहे हैं कि वो उसकी तरफ से कोई थ्रेट मिलने का इम्कान है, तो हम ये भी देखते हैं कि स्टेक होल्डर के आने से उसकी कॉपरेशन से इदारा जो है मजबूत होता है, और इदारा जो है वो तरक्की की तरफ जो है वो और ज़्यादा बेहतर अंदाज में गामजन हो जाता है। बताएं जी, पोटेंशियल फॉर कॉपरेशन कौन बताएगा इनमें से? हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा आपके पास कोई चैलेंज आ जाता है, आपके पास कोई ऐसा टास्क आ जाता है, आपके पास बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखने कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आ जाता है, आपके पास आपके पेशेंस में इजाफा हो जाता है, और आपको अपने ऑपरेशंस को एक्सटेंड करना पड़ता है, तो वहाँ पर वो स्टेक होल्डर का कॉपरेशन आपका बड़ा हेल्पफुल रहता है।
ठीक है, तो आप वो किसी भी उसके कॉपरेशन से किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए आपको एक्सपोर्ट मिल जाती है। हाँ जी, हाँ जी। अब वो आपका स्टेक होल्डर आपको बैंक से बचा लेता है, वो अगर उसके पास हो तो वो दे सकता है, और अगर वो आपके साथ मिलकर दोनों मिलकर ही वो लोन ले रहे हैं तो जो लाइबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो शेयर भी हो रही है। हाँ सुमेरा, समझ आ रही है? अच्छा, अब ये देखें, हमने वही जो सपोर्टिव और नॉन सपोर्ट थ्रेट के हवाले से बात की, तो ये रिलेशनशिप बनते हैं उसके स्टेक होल्डर के साथ। या तो मिक्स ब्लेसिंग होगा, सपोर्टिव होगा, नॉन सपोर्टिव होगा, या मार्जिनल होगा। मिक्स ब्लेसिंग के थ्रेट भी है और कॉपरेशन भी है, सपोर्टिव है या थ्रेट ही थ्रेट है, नॉन सपोर्टिव है, या मार्जिनल है, मिनिमल है, ना तो वो सपोर्टिव है ना ही वो थ्रेट है। अब इसको देख लो, वन बाय वन आगे आगे। मिक्स ब्लेसिंग स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। इन दिस हेल्थ केयर एग्जेक्टिव फेसेस अ सिचुएशन इन विच पोटेंशियल बोथ थ्रेट एंड कॉपरेशन रैंक फॉर स्टेक होल्डर। एग्जाम्पल फिजिशियन एंड हॉस्पिटल रिलेशनशिप। समझ आई है कुछ निदा? बोथ थ्रेट एंड कॉपरेशन रैंक फॉर स्टेक होल्डर। फिजिशियंस जो हैं वो, उनका थ्रेट भी है और उनका कॉपरेशन भी है। हॉस्पिटल रिलेशनशिप में थ्रेट भी है जी। जी जी, ठीक है। दूसरे में देखो कि लो पोटेंशियल थ्रेट है और हाई कॉपरेशन है सपोर्टिव में। ठीक है जी, रिलेशनशिप ऑफ हॉस्पिटल विद इस ट्रस्टी और मैनेजर। ठीक है, याद रखेंगे सपोर्टिव रिलेशनशिप क्या होगा जब लो पोटेंशियल थ्रेट होगी और हाई कॉपरेशन होगा। नॉन सपोर्टिव स्टेक होल्डर रिलेशनशिप में क्या होगा, हाई पोटेंशियल थ्रेट है और लो कॉपरेशन है। ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय यूनियन है, फेडरल गवर्नमेंट है या अदर गवर्नमेंट के लोग हैं, वो जो जी बोलो। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मार्जिनल स्टेक होल्डर जैसे मैंने आपको बताया, देयर इज नाइदर कॉपरेशन नॉर थ्रेट। एग्जाम्पल एम्प्लॉयज, वॉलंटियर ग्रुप्स इन कम्युनिटी ईटीसी। ठीक है, जिसमें कोई इतनी ज़्यादा थ्रेट भी नहीं है और इतना ज़्यादा कॉपरेशन भी नहीं है, तो वो आप उसको जो है वो उस तरह साथ लेकर चल रहे हो। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन एंड आउटकम्स। हाँ जी, कौन बताएगा? प्लान और स्ट्रेटजी। ऐसा ही है, देखिए जो स्ट्रेटजीज जब हम बनाते होते हैं ना, बेसिकली ये स्ट्रेटजीज आपके लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं और कौन इसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा। जब आप स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं तो स्ट्रेटजीज के अंदर आप वो कंसिस्टेंट भी होती है, ठीक है ना, उसके अंदर एक कॉन्शियसनेस शामिल होती है, क्योंकि आप उससे प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके एक पॉजिटिव रिजल्ट ले रहे होते हैं। तो स्ट्रेटजीज का इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करती है आपके आउटकम्स पर। अगर आपने अच्छी स्ट्रेटजी बनाई, उसको बेहतर इम्प्लीमेंट किया और आपको उसका फिर आउटकम भी जो है वो बेहतर मिलता है। और अगर क्या है कि स्ट्रेटजीज आपने बनाई नहीं, एक रॉ हैंडेड आप चलते रहे, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपर ना हुआ, तो क्या होगा, आउटकम्स में रिजल्ट पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे? डेफिनेटली नेगेटिव होंगे ना। कि आपने मिसाल के तौर पर अपनी जो ये डिग्री कर रही हैं उसकी कोई स्ट्रेटजी अपने 4-5 साल के कोर्स के हवाले से कोई बनाई ही नहीं, ठीक है, और ना फिर आपने प्रॉपर टाइम दिया पढ़ाई की तरफ, तो आउटकम्स क्या मिलेगा? अच्छे नंबर आएंगे या ख़राब नंबर आएंगे?
हाँ, तो बस ये ध्यान में रखें, जब व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ डिलीवरी सिस्टम्स और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, तो उसके अंदर एक अच्छी स्ट्रेटजी और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किसी उसके हेल्थ केयर सर्विसेज के आउटकम्स के हवाले से, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस या इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बेनिफिशरीज थ्रू योर सर्विसेज देयर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए। मैंने आपको बताया इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस या इन टर्म्स ऑफ